मतलब आदमी के जाने की, आदमी की पहुंच कितनी दूर तक है, क्या लिमिट है आदमी के जाने की। तो ये अपन ने ढाई द्वीप के अंदर जब अपन ने ये बात कही थी, मनुष्य लोग समझाया था, तब ये चीज़ क्लियर करी थी कि मनुष्य कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, कितना आजू में, कितना बाजू में, चारों दिशाओं में, चारों विदिशाओं में, ऊपर और नीचे मनुष्य कितनी दूर तक जा सकता है, इसकी चर्चा अपन ने की थी। देखो, जो दुनिया में जो भी खोज चल रही है सूरज, चांद, मंगल आदि ग्रह पे जाने की, तो वो सब अपवर्ड डायरेक्शन में है, सारी ऊपर है। बाकी हम जो पूरे लोक का विस्तार बता रहे हैं यहाँ पर, ये सारा हॉरिजेंटल लेवल पे है। तो हॉरिजेंटल लेवल पे हम लोगों ने मनुष्य क्षेत्र का विस्तार 45 लाख योजन माना है, और ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ केवल 99,000 योजन है। तो हॉरिजेंटल लेवल पे बहुत बड़ी दुनिया है। मैंने उस स्तर पे हम ये जैन दर्शन ये मानता है कि वो उसका विस्तार बहुत लंबा है, असंख्यात द्वीप समुद्र है, और कम से कम 2.5 द्वीप तक तो मनुष्य जा ही सकता है। मैंने 45 लाख योजन जहाँ हम बैठे हैं उस क्षेत्र से यदि अपन बीच में जाएं, जैसे यहाँ सुदर्शन मेरू पे, सुदर्शन मेरू के भी सेंट्रल पॉइंट से, तो सेंट्रल पॉइंट से इस दिशा में, इधर से, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक कि मनुष्य लोक की सीमा है, तो कितना वो जा सकता है यहाँ से यहाँ तक? 22.5 लाख योजन। और यदि इधर से इधर तक जाए तो कितना जा सकता है? 22.5। इधर से इधर जाए तो 22.5। माने चारों दिशाओं में मनुष्य यदि तिरछा जाए तो 22.5 लाख योजन जा सकता है। और 22.5 लाख योजन कोई कम नहीं है। 1 लाख योजन 40 करोड़ मील का है, तो 22.5 लाख योजन कितना होएगा आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए तिरछे पने के अंदर तो मनुष्य की, मतलब मनुष्य को बहुत एरिया मिला है। और जो भी हमने पृथ्वी, जो भी 2.5 द्वीप का विस्तार कहा है, जो भी 7 क्षेत्र बताए हैं, विदेश क्षेत्र बताया है, लवण समुद्र है, कालोदधी समुद्र है, ये सब तिरछे जाने पे आते हैं। और ऊपर हम जो जाते हैं तो ऊपर जाने पर ज्योतिषियों के विमान मिलते हैं, और ज्योतिषियों के विमानों के अंदर मतलब सूर्य के, चंद्रमा के, अनेक ग्रहों के, नक्षत्रों के, इनके सब विमान मिलते हैं। तो ऊपर ये जो विमान है, ये विमान चूँकि हमारी जब सीमा में आते हैं तब हमें दिखाई देते हैं। एक भाई का प्रश्न आया अभी कि हमको सुदर्शन मेरू क्यों नहीं दिखता है? सूर्य चंद्रमा तो दिखते हैं, सुदर्शन मेरू भी दिखना चाहिए, वो 1 लाख योजन ऊंचा है, और सूर्य चंद्रमा तो 900 योजन ही ऊपर है। तो सूर्य चंद्रमा दिख रहे हैं, सुदर्शन मेरू क्यों नहीं दिख रहा है? तो भाई सूर्य चंद्रमा तो हमारे ठीक ऊपर आते हैं। जब ये गमन करते हैं तो गमन करने के अंदर जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं उस क्षेत्र में जब ठीक ऊपर हमारे आते हैं तो सूर्य चंद्रमा दिखाई देते हैं, और जब यहाँ नहीं आते तब वो भी नहीं दिखते। जब ये सूर्य विदेश क्षेत्र में होता है अथवा एरावत क्षेत्र में होता है तब हमें दिखाई नहीं देता, और जब हमारे क्षेत्र में आता है तो हमें दिखता है। तो ये तो हमारे क्षेत्र में आने के बाद इसके दर्शन होते हैं। बाकी ये जो सुमेरु पर्वत है ये हमारे क्षेत्र से लगभग 20 करोड़ मील दूरी पर है। अब आपकी आंखों की इतनी ताकत हो देखने की तो देख लो, छत पे जाके देख लो कहीं पीछे। नहीं, न तो हमारी आंखों की ताकत है, बीच में इतने मतलब इतने उसमें, या हिमवन पर्वत है बीच में, महाहिमवन है, निषद पर्वत है, उसके अलावा भी अनेक चीज़ें, विजयार्थ पर्वत है, और भी बीच में अनेक चीज़ें हैं। इतना कि मतलब इतना शुद्ध आकाश नहीं है कि वो सीधे यहाँ से वहाँ तक की सुदर्शन मेरू तक की ऊंचाई, अब सुदर्शन मेरू अपने को यहाँ से दिखे। हाँ, ऊपर जो है, ऊपर सूर्य चंद्रमा के विमानों की एक तो प्रकाश होता है, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों के जो विमान है ये अत्यंत प्रकाशमय होते हैं। सूर्य का विमान भी प्रकाशमय होता है और चंद्रमा का विमान भी प्रकाशमय होता है। यहाँ तक कि जो तारे होते हैं उन तारों में भी जिनमें प्रकाश होता है उनमें दिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सुदर्शन मेरू पर न तो कोई प्रकाश है और न कोई ऐसे वहाँ पर चंद्रमा और सूरज जैसी कांति है, इसलिए वो यहाँ से दिखने में बाधा ही है। तो एक तो ये बात आई थी। तो अपन तिरछे अपनी जो खोज है, मतलब दुनिया ने जितनी खोज की वो अपवर्ड डायरेक्शन में की है। ऊपर आदमी चंद्रमा पे गया है, सब जगह गया है, लेकिन हमारी जो दुनिया है वो सारी तिरछी है। हमारे यहाँ जो विस्तार बताया है वो सारा तिरछा बताया है। माने ये 6 के 6 क्षेत्र, सुदर्शन मेरू, विदेश क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, यहाँ तक कि धातीखंड द्वीप, कालोदधी द्वीप, ये सब तिरछे एरिया पे। और तिरछे में जो लोग हैं वो लोग अभी वर्तमान में बड़ा सीमित है। माने आज की दुनिया
जो भी नोन है वो केवल 25,000 माइल के डायामीटर में है। तो 25,000 माइल डायामीटर, और कहाँ हम ये लाखों योजन की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बाकी दुनिया फिर कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं देती। तो इसका एक उत्तर जैन दर्शन में ही आया है कि ये इस चतुर्थ काल के बाद में जैसे जैसे चतुर्थ काल आगे बढ़ता गया तो बीच में जो कुछ पृथ्वी थी भरत क्षेत्र के आर्यखंड की कुछ पृथ्वी वो ऊपर उठ गई, मतलब कुछ योजन पृथ्वी ऊपर उठ गई। ऊपर उठ गई माने जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़, तो ऐसा पहाड़ जैसा बन गया, और बाकी सारी ज़मीन जो है वो नीचे ऐसी की ऐसी बनी रही। तो अब वो जो पृथ्वी ऊपर उठी है जितने योजन की, वो अनेक योजन ऊपर उठ गई, मतलब हजारों मील ऊपर उठी हुई है। तो जब वो हजारों मील ऊपर की जितनी पृथ्वी ऊपर उठी हुई है, तो ऊपर से कोई व्यक्ति देखेगा तो केवल उतनी पृथ्वी दिखाई देती है जितनी वो उठी हुई है। और जितनी उठी हुई है तो वो ऊपर से उसका टॉप व्यू से यदि कोई भी पिक्चर लेगा तो वो गोल बनेगा, और गोल बनता है तो दिखती है कि भाई पृथ्वी इतनी गोल है, इसके बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि बाहर वास्तव में वो जो जितनी उठी हुई है ना, जैसे ये उठ गया इतना, तो जितना हिस्सा उठा है तो इसके आसपास क्या है, काला आकाश, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अब ये यहाँ जो है इसके नीचे जाओ आप, और नीचे जाने के बाद में फिर इससे कनेक्ट करो तो ख्याल में आए। तो इसलिए ये जो दुनिया देखती है कि भाई ऊपर से पृथ्वी गोल दिखाई देती है, तो वो जो देख रहे हैं वो देखना भी गलत नहीं है। और अपन जो कह रहे हैं कि भाई ये केवल आप एक हिस्सा देख रहे हो, बाकी यदि इसके नीचे के हिस्से से जो कनेक्ट करके यदि पूरे विश्व देखो तो वो बहुत लंबा चौड़ा है। वो उस आधार से अपन कहते हैं कि असंख्यात योजन का है, अनेक द्वीप और समुद्र से मिला हुआ है। अब अपन ये देखते हैं जम्बू द्वीप के बाद में क्या है। जम्बू द्वीप की सारी रचना हमने समझी थी। अब अपन आज जम्बू द्वीप के बाद में जो जम्बू द्वीप को घेर के जो समुद्र है, उस समुद्र में कौन कौन रहते हैं, समुद्र कितना बड़ा है, ये अपन समझेंगे। इधर रख देते हैं। तो जम्बू द्वीप के घेर के जो समुद्र है उसका नाम क्या है, लवण समुद्र। इस लवण समुद्र पे भी जीवों का निवास स्थान है। इस लवण समुद्र में, इस लवण समुद्र के दो किनारे हैं, एक तो इधर का किनारा और एक इधर का किनारा। तो इधर के किनारे पे तो क्या है, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप है ना ये पूरा एक किनारे पे, और दूसरे किनारे पे क्या है, यहाँ धातकी खंड द्वीप। तो जम्बू द्वीप से निकट के स्थान पर, माने जम्बू द्वीप से जैसे ही यहाँ से 600 योजन दूर जाने पर 550 योजन, 550 ऐसे जम्बू द्वीप के निकट ही हर एक दिशा में और हर एक विदिशा में 3-3 टापू बने हुए हैं। कितने टापू, 3-3, चारों दिशाओं में 3-3 टापू और चारों विदिशाओं में 3-3 टापू। चार दिशाओं में, हर एक दिशा में 3-3, तो चारों दिशाओं में कितने हो गए, 12। हर एक विदिशा में 3-3, चारों विदिशाओं में कितने हो गए, 12। तो 12 दिशाओं में, 12 विदिशाओं में 24 टापू है जो जम्बू द्वीप के निकट है। लेकिन है कहाँ ये सब, समुद्र में, लवण समुद्र के अंदर ये टापू है। जम्बू द्वीप के निकट जो लवण समुद्र है उधर है। और ऐसे ही धातकी खंड से भी निकट, माने धातकी खंड से 500 योजन अंदर जाओ समुद्र के अंदर, अथवा 600 योजन अंदर जाओ, तो 600 योजन अंदर जाने पर भी हर एक दिशा में 3 और हर एक विदिशा में 3, ऐसे कुल 4 दिशा और 4 विदिशा के कुल मिला के 24 अंतर्द्वीप धातकी खंड द्वीप के निकट है। तो 24 जम्बू द्वीप के निकट, 24 धातकी खंड द्वीप के निकट है सब लवण समुद्र में। ऐसे कुल कितने अंतर्द्वीप हो गए लवण समुद्र में, 48 लवण समुद्र में है और 48 ही कालोदरी समुद्र में है। ऐसे 96 अंतर्द्वीप पूरे 2 समुद्रों में पाए जाते हैं। अब इन 96 अंतर्द्वीपों में कौन रहते हैं, क्या उनकी व्यवस्था है, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इन 96 द्वीपों में मनुष्य रहते हैं। कौन रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। अब वो मनुष्य कैसे होते हैं, तो उनके कुछ चेहरे यहाँ पे दिखाए हैं। इन मनुष्यों की ये विशेषता है कि ये है तो आदमी, लेकिन इनके चेहरे जानवरों जैसे हैं। और ये कोई मैं मतलब मनोरंजन के लिए बात नहीं कर रहे हैं अपन, ये वास्तविकता है। इन मनुष्यों के चेहरे जानवरों जैसे हैं, तिर्यंचों जैसे इनके चेहरे हैं। चेहरा तिर्यंचों जैसा और धड़ मनुष्यों जैसा। और मनुष्य गति के जीव हैं, यहाँ तक कि सम्यक दर्शन आदि भी प्राप्त कर सकते हैं, इतना तक है। और इनके अलग अलग टापुओं के अलग अलग जीव है, अलग अलग तरह के उनके चेहरे हैं। जैसे यहाँ का जो टापू है, इस टापू पे रहने वाले मनुष्य का चेहरा किसके जैसा है, शेर जैसा।
यहाँ के मनुष्य का चेहरा उल्लू जैसा, यहाँ खरगोश जैसा ये, और यहाँ मगरमच्छ के जैसा। अच्छा, इसकी ये विशेषता है, ये खरगोश की, ये खरगोश का जो कान होता है वो कान 3 in 1 रहता है। 3 in 1 माने वो कान ही उसके ओढ़ने के काम, वो कान ही उसके बिछाने के काम आ जाता है, और वो कान ही उसके ओढ़ने के भी काम आ जाता है। इतना लंबा कान होता है उसका कि वो कान कोई बिछा लेता है और कान कोई ओढ़ लेता है, सोने का काम कंप्लीट, गद्दे बिस्तर की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको। और ये जो कुभोगुमिया मनुष्य, इनकी टांग एक ही होती है, एक जंघा वाले मनुष्य होते हैं ये। और इनका आकार, इनका चेहरा किसके जैसा है? बंदर जैसा। और ये तोते जैसा होता है, और ये हाथी, ये बेल के जैसा है, बराबर है। और ये कौन है? सूअर जैसा, सूअर के चेहरे जैसा। ऐसे ही ये अलग अलग चेहरों वाले मनुष्य इन द्वीपों में निवास करते हैं। अब क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, अपन देखते हैं इसको सबको, कहाँ क्या करते हैं। एक जांग वाले, एक टांग वाले, पूंछ वाले भी है। हाँ, वो जो बंदर के आकार के ना, ये पूंछ वाले हैं। सींग वाले मनुष्य, खरगोश के समान, साकल के समान लंबे कान वाले, एक कान वाले, ओढ़ भी ले, बिछाए भी ले। घोड़े, सिंह, कुत्ता, बकरी, हाथी, गाय, मेढ़ा, मछली, भैंसा, इन सब के आकार के, इनके समान मुख वाले मनुष्य। इनकी और क्या क्या विशेषता है वो देखते हैं अपन। ये तो देख लिया ना अपन सबने, मेघ के आकार के, बिजली के आकार के, मगर के आकार के, दर्पण के आकार के, दर्पण के मुख वाले, आकार मुख वाले, मेघ के मुख वाले, मेघ का रंग होता है ना, बिजली का जो रंग होता है, मगर का रंग होता है, मुख होता है मगर का, अथवा दर्पण के मुख वाले मनुष्य। और इनकी क्या विशेषता है देखो, ये रहते हैं गुफाओं में और पेड़ों पे, क्योंकि टापुओं में रहते हैं ये आदिवासी मनुष्य जैसे, तो इनके रहने की होती गुफाएं और पेड़। खाते पीते क्या है ये? मिट्टी को, फूलों को, फल को, पत्तों को, इनका ये आहार करते हैं। सबकी आयु कम से कम 1 पल्ले। वैसे वहाँ जो रचना है वो जगन्य भोग भूमि जैसी है, मानना जगन्य भोग भूमि जैसी आयु 1 पल्ले ना, ऐसे ही इनकी भी आयु 1 पल्ले की है। लेकिन ये भोग भूमि नहीं है, ये क्या है? कुभोग भूमि। और पहनते क्या है ये? कपड़ों के रूप में क्या पहनते हैं ये? पत्ते की छाल वगैरह, यही इनके वस्त्र है। अपने जैसे कपड़े नहीं हैं इनके। पत्तों के छाल आदि इनके वृक्ष होते हैं, इन पत्तों की छाल के कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं। और ये फल का वहाँ की फल फूल आदि का आहार करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उत्पन्न क्यों होते हैं, वहाँ जाके क्यों उत्पन्न होते हैं? अब 2 प्रकार की भूमि हो गई, एक कुभोग भूमि और एक सुभोग भूमि। और ये कुभोग भूमि और सुभोग भूमि का भेद जो है वो मनुष्य गति में है। तिर्यंच गति में कुभोग भूमि और सुभोग भूमि का कोई भेद नहीं है। तिर्यंचों में केवल सुभोग भूमि है, कुभोग भूमि नहीं है। और मनुष्यों में 2 प्रकार की भोग भूमि, सुभोग भूमि भी है और कुभोग भूमि भी है। अब भोग भूमि में जाने का कारण क्या है? तो भोग भूमि में जाने का कारण है, मुख्य कारण है दान देना। क्या कारण है? दान देने के कारण से जीव भोग भूमि में उत्पन्न होता है। मेन रीजन तो ये है। अब दान 2 तरह के जीवों को दिया जाता है। यदि पात्र को दान दिया जाए तो उसका फल है सुभोग भूमि, और कुपात्र को दान दिया जाएगा तो उसका फल है कुभोग भूमि। अब पात्र कौन है और कुपात्र कौन है? तो रत्नत्रय से संयुक्त है, रत्नत्रय की आराधना में लगे हैं, वो पात्र है। मुनिराज उत्तम पात्र है, व्रती है वो एक देश पात्र है, मध्यम पात्र एक देश व्रती भी है तो वो मध्यम पात्र है, और अविरत सम्यक दृष्टि है वो जगन्य पात्र है। ये 3 तो है पात्र।
और इन 3 पात्र को दान देने से भोग भूमि में उत्पन्न होता है। और इनके विपरीत अन्य जो कुछ भी है जिनको हम धर्म बुद्धि से देते हैं, धर्मात्मा मान के, माने जो जिसका रत्नत्रय से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, धर्म से कोई संबंध नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं ना छेड़ाला के अंदर धन परिग्रह आदि से जिसको राग है और अपने आप को गुरु मानते हैं, तो उनको जो दान देने का फल है वो है कुभोग भूमि। माने वास्तव में जो दान के योग्य नहीं है और फिर भी हम उनको पात्र समझकर दान देते हैं, माने हमारा पैसा या हमारी कोई भी वस्तु यदि पात्र में जाती है तो अल्प भी वस्तु हो, और यदि वो पात्र में जाएगी तो अल्प वस्तु भी बहुत बड़ा फल देगी। और यदि कुपात्र है तो कुपात्र के अंदर गई हुई छोटी सी भी बड़ी बड़ी वस्तु भी होगी, लेकिन वो कुछ फल देने को समर्थ नहीं होगी। जैसे वट का इतना सा बीज होता है, वट का, और वो इतना सा बीज भी यदि सही भूमि में बोया जाए तो बहुत बड़े वट वृक्ष को उत्पन्न कर देता है। और अच्छा खासा अमृत भी यदि नीम के पेड़ में डाला जाए तो वो क्या रूप में उत्पन्न होगा, वो कड़वा ही फल देगा उसका। ऐसे ही यदि पात्र को न देकर विचार, पात्र का विचार किए बिना धर्म बुद्धि से यदि एक कुपात्र को दान देता है तो उसका फल है कुभोग भूमि। एक कारण तो इसका ये है। कुपात्र पात्र का क्या है, और अपन इसकी चर्चा अलग से, मतलब वो इस टॉपिक के अंतर्गत नहीं है। जे राग द्वेष मल करी मलिन वनिता गदादिचित चिन्ह चिन्ह, वो तो उसकी है चर्चा। ते हे कुदेव, तो कुदेव की बात है ना। अंतर रागादिक धरे जे है, वो बाहर धन अंबर ते स्नेह, ये है लक्षण उसका। अंतरंग में रागादि भाव पाए जाते हैं और बाहर में धन और वस्त्रादिक से जिनको स्नेह है, कुपात्र है। तो ये कुपात्र का एक तो कारण हो गया कुपात्र को दान देना। और कोई कारण है इसके अलावा? इसके अलावा और भी कारण है। एक कारण यहाँ भी, ये भी आता है शास्त्र में, त्रिलोक सार में, इतने महान, मतलब इतने बड़े शास्त्र में, त्रिलोक सार में, और उसी को रत्नगण शावकाचार्य में कॉपी किया है कि ये जो मौन पूर्वक भोजन नहीं करते हैं, मौन पूर्वक माने जो बोल के खाते हैं, वो लोग भी यहाँ उत्पन्न होते हैं। एक कारण बताया भैया ये, थोड़ा सा सोच लेना, उसमें लिखा है जिनवाणी में, मैंने अपनी तरफ से कोई इजाद नहीं किया है। जो लोग मौन पूर्वक भोजन नहीं करते हैं वो कहते हैं वो भी एक कुभोग भूमि में उत्पन्न होने का एक कारण है। इसके अलावा और भी कारण दिए हैं कि जो ये शुद्धि को नहीं मानते हैं, माने ये जो भी स्त्री की अशुद्धि आदि होती है उसको जो लोग नहीं मानते, वो लोग भी कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा जो व्रताधिक धारण करके छल कपट आदि करते हैं, धन परिग्रह आदि जोड़ने में लगे रहते हैं, वो सब भी इस कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। आपको पूरी लिस्ट चाहिए हो तो रत्नगण शावकाचार्य आप पढ़ना, उसके अंदर कुभोग भूमि में उत्पन्न होने के सारे कारण दिए। और लेकिन एक चीज़ है फिर भी, ये है कि ये यहाँ जो कुभोग भूमियाँ जो मनुष्य है, ये कुभोग भूमियाँ मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय है। यदि इनको भी कोई वहाँ जाकर धर्म का उपदेश देवे तो ये वहाँ भी सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ये जितने भी जीव हैं ये मंद कषाई होते हैं। यद्यपि खूब भोग भूमि होती है, खोटी भोग भूमि है, लेकिन तीव्र कषाई जीव नहीं है, मंद कषाई जीव है। वो सब नियम से मर के देवगति में उत्पन्न होते हैं। जितने मिथ्या दृष्टि होते हैं वो सब मर के भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। और जितने भी वहाँ पर कदाचित कोई सम्यक्त प्राप्त कर लेता है तो वो नियम से मरकर सोधर्म और ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होता है। ऐसा इनका नियम है। अब अपन ढाई द्वीप देखते हैं, जो खास अपनी जो बचा है हैं? कोई मुनिराज भी जा सकते हैं। ये कुभोग भूमि में कोई मुनिराज भी जा सकते हैं, क्योंकि ये अपने मनुष्य लोक के अंतर्गत ही है। कोई मुनिराज जा सकते हैं, विद्याधर जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, उसकी दिक्कत नहीं। देव तो जा ही सकते हैं। इसके बाद में अपना ये तो हो गया अपना पूरा जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप अपने को समझ में आ गया तो ढाई द्वीप समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसी रचना एक जम्बू द्वीप की है, ठीक वैसी की वैसी रचना आधे धातकी खंड द्वीप की है। क्या जो रचना, मतलब
एक जम्बू द्वीप यदि अपन ने समझ लिया तो ऐसे 2 जम्बू द्वीप एक धातकी खंड द्वीप में है, और ऐसी 2 जम्बू द्वीप जैसी रचना आधे पुष्करार्ध मतलब पुष्करार्ध द्वीप में है। देखो ये तो है अपना जम्बू द्वीप, ये अपने इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सबके ख्याल में आया ना। अब ये जो जम्बू द्वीप है, ये जैसा ये एक पूरा जम्बू द्वीप है, ये पूरा का पूरा ये पूरा एक जम्बू द्वीप जैसी रचना ये आधे धातकी खंड द्वीप में। आधा कैसे है ये अपन समझते हैं, आधा कैसे है। देखो धातकी खंड द्वीप चूड़ी के आकार का है। किसके आकार का है? चूड़ी के आकार का। अब जो चूड़ी है, चूड़ी अच्छी मोटी वाली चूड़ी है। अपन जो चूड़ियाँ देखते हैं वो नहीं, अच्छी मोटी वाली चूड़ी कहने की जगह उसको कहना चाहिए चूड़ा। तो वो जो चूड़ा है, अच्छा मोटा चूड़ा, अथवा दूसरे शब्दों में अपन कहें टायर की ट्यूब। टायर की ट्यूब होती है ना, अच्छी मोटी होती है। तो वो जो टायर की ट्यूब है, उस टायर की ट्यूब पे एक कट अपन ने ऊपर से लगाया और एक कट नीचे लगाया, तो टायर की ट्यूब के कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए, बिल्कुल बराबर, आधा इधर आधा इधर। ऐसे ही ये धातकी खंड द्वीप के अंदर 2 कट ईश्वाकार पर्वत ने लगाए। एक ऊपर का कट ईश्वाकार पर्वत ने लगाया और एक और नीचे एक और कट लगाया ईश्वाकार पर्वत ने। कट लगाया मतलब कि कट किए नहीं है, लेकिन वहाँ ये 2 पर्वत है। एक पर्वत ईश्वाकार पर्वत यहाँ से यहाँ तक का फैला हुआ ये है, और ठीक इसके ऊपर एक ईश्वाकार पर्वत यहाँ से यहाँ तक का फैला हुआ ये है। इससे पूरे धातकी खंड द्वीप के कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए। कहाँ? एक तो यहाँ से यहाँ तक का एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का। ख्याल में है? ये यहाँ से और यहाँ तक का, ये आधा हिस्सा है, और ऐसे ये आधा हिस्सा इधर का है। ये आधा हिस्सा ये और आधा हिस्सा ये। इस प्रकार आधे और आधे हिस्से में मतलब 2 हिस्से हो गए लवण समूह इसके धातकी खंड द्वीप के। और अब ये जो आधा हिस्सा है, इस आधे हिस्से में पूरे जम्बू द्वीप जैसी रचना है। जिस प्रकार जम्बू द्वीप के अंदर 6 पर्वत है, 7 क्षेत्र है, और हर एक पर्वत पे एक तालाब है, और 14 नदियां हैं, ठीक वैसा का वैसे ही यहाँ आधे धातकी खंड द्वीप में है। अर्थात 6 पर्वत, 7 क्षेत्र, 6 पर्वतों के ऊपर 6 तालाब, फिर 14 नदियाँ, वो सारी की सारी रचना यहाँ है, बिल्कुल वैसी की वैसी। भाई इतना अंतर है कि वहाँ पर ये जो पर्वत थे ये एक जैसे थे, मतलब इनकी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई एक सी थी। लेकिन यहाँ के जो पर्वत है इनकी चौड़ाई यहाँ पर तो कम है, और यहाँ जाते जाते इनकी चौड़ाई ज़्यादा बढ़ गई सब जगह। और ये जो पर्वत हैं, ये पर्वत ऐसे हैं जैसे कि साइकिल का टायर होता है ना, साइकिल का टायर, उस टायर के अंदर ताड़ियाँ होती, ताड़ियाँ। तो तार के समान तो ये है पर्वत, और तार के बीच के जो क्षेत्र, तार के बीच का जो एरिया है वो है क्षेत्र। तो जैसे उसके अंदर साइकिल के अंदर वो तार आधे साइकिल के टायर को जिस प्रकार से तार जो है अलग अलग क्षेत्रों में बांट देता है, उसी प्रकार ये आधा जो क्षेत्र है इसके अंदर जो तार है, तार माने तार के आकार के जो पर्वत है, उन पर्वतों ने उसको 7 भागों में विभाजित कर दिया है। 6 पर्वत है, ये पहला पर्वत ये आ गया हिमवन पर्वत, फिर उसके अंदर महाहिमवन पर्वत, फिर निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये है अपने तार, यूँ कहे ताड़ियाँ, और इनके बीच के जो स्थान है इनमें है क्षेत्र। और ये बिल्कुल इतने आइडेंटिकल है ये, जैसे यहाँ विजयार्थ पर्वत है ना यहाँ, तो बस ये बीच में समझ लो ये लवण समुद्र आया। यदि ये यहाँ लवण समुद्र न हो तो ये पूरा इसकी एक सीध में ऐसा कैसा चले जाता है। ऐसे ही इधर भी एक सीध में, जहाँ ये हिमवन पर्वत है बिल्कुल इसकी सीध में इधर ये हिमवन पर्वत है, इधर भी बिल्कुल ही सीध में ही। जहाँ ये महाहिमवन है, महाहिमवन की सीध में ये आ गया।
जहाँ निषद पर्वत है, निषद पर्वत यहाँ है, ये भी यहाँ भी निषद पर्वत उसकी सीध में, दोनों इधर भी। ऐसे ही ऊपर भी नील पर्वत इनकी बिल्कुल सीध में ही है, एकदम ऐसा आइडेंटिकल बने हुए। रुक्मी में भी ये ऐसा का ऐसे ही है, शिकरी में भी देखो तो ये ऐसा का ऐसे ही है। और ये जो बीच का जितना क्षेत्र है ये जैसे बचा हुआ है, तो ये बीच का जो क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र में क्या है, एरावत खंड। अब आधे में इधर एक एरावत खंड, फिर आधे में इधर एक एरावत खंड, ऐसा है जैसे ये ना। तो ये इतने एरिया ने, ये हिमवन पर्वत इधर है, इधर हिमवन पर्वत है, दोनों हिमवन पर्वत के बीच में क्या है, जैसे यहाँ हिमवन पर्वत और समुद्र के बीच में क्या है, समुद्र और हिमवन पर्वत के बीच में क्या है, ये लवण समुद्र, और ये हिमवन पर्वत, इसके बीच में ये क्या है, भरत क्षेत्र। ठीक इसी प्रकार यहाँ ये हिमवन पर्वत और इधर भी हिमवन पर्वत और इसके बीच में है भरत क्षेत्र। लेकिन चूंकि ईश्वाकार पर्वत ने दो हिस्से कर दिए, तो एक भरत क्षेत्र इधर है, एक भरत क्षेत्र इधर है। ईश्वाकार पर्वत के दोनों साइड दो भरत क्षेत्र है, एक इधर का, एक इधर का, एक पूरब का, एक पश्चिम का।